हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हम केपाल। हमारा अध्याय चल रहा है 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। ये हमारा चैप्टर है। आज हमारा ये लास्ट वो है चैप्टर है यहाँ पर। और हमारा टॉपिक है आखिरी बहादुराना दिन और गांधी को समझना। इससे पहले कल हमने कराया था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हमारा टॉपिक था। आज हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के साथ में। आखिर बहादुराना दिन, ये हमारा टॉपिक है। देश आजादी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। और देश आजाद होने के साथ ही पूरे देश में जश्न की स्थिति भी थी। पूरे जगह अच्छे अच्छे उत्सव मनाए गए, जश्न मनाया गया। और लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत अधिक यहाँ पर दुखों का भी सामना करना पड़ा। कई जगहों पर दंगे हुए, आगजनी हुई, टूट फूट हुए। और पूरी तरह से अस्त व्यस्त स्थिति लोगों की हो चुकी थी, क्योंकि देश आजादी के साथ साथ यहाँ पर देश का विभाजन भी हो गया था। अब भारत के दो टुकड़े हो चुके थे, एक पाकिस्तान और एक भारत हिंदुस्तान। और यहाँ से इस तरह से अब लोगों को पलायन करना हुआ शर्तों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो स्थिति थी, दंगे की स्थिति उत्पन्न थी। अब उसके बारे में बात करेंगे। गांधी जी के वो दिन किस प्रकार से बीते देश को आजाद होने के बाद में। यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव मनाया जा रहा था, यानी कि दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा था। और वहां पर गांधी जी नहीं थे। गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। और कलकत्ता में गांधी जी ने वहां पर क्या किया उन्होंने, कि जो लोग जैसे जो दंगे हो रहे थे उन दंगों को शांत करने के लिए जगह जगह गांधी जी जा रहे थे और लोगों को समझाने का कार्य कर रहे थे कि भाई आप अपनी जो पुरानी जो आपकी अतीत की जो मन मुटाव है आप उसको भूल जाइए। और अब आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरुआत कीजिए। इस प्रकार से लोगों को समझा रहे थे। और गांधी जी जगह जगह घूम रहे थे, शरणार्थियों को शरणार्थियों के बारे में जानकारी ले रहे थे, उनकी स्थिति कैसी है। तो इस प्रकार से गांधी जी का उद्देश्य ये था कि हर संभव हो सके किसी भी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। गांधी जी के जो जीवनीकार हैं उन्होंने लिखा है, जीडी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे, जैसे कि कलकत्ता में बताया गया। और फिर यहाँ पर यानी कि सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो सभी को यहाँ पर मतलब सांत्वना का कार्य कर रहे थे। और बोला कि भाई अतीत में जो कुछ हुआ है आप उसको भूल जाइए और अब हम आजाद हो चुके हैं। अब हमें अलग से अपनी स्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, गांधी जी ने ये कहा। और बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की बात करते हैं। तो कांग्रेस ने कभी भी यहाँ पर देश के विभाजन की बात कभी स्वीकार नहीं की। दो राष्ट्र के सिद्धांत को कभी भी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और कांग्रेस ने अपनी यानी कि अपने जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए इस सिद्धांत को उन्होंने यहाँ पर परमिशन दी, उसको यहाँ पर उन्होंने अनुमति दी। कांग्रेस का मानना था कि भारत सभी वर्गों का है, सभी धर्मों का देश है। यहाँ पर यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा और यहाँ पर सभी लोगों को उनके समान अधिकार दिए जाएंगे। और जो अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पर संरक्षण दिया जाएगा। हमारा देश जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस ने ये चीज मानी है। अब भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, ये कहा। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। यानी कि जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, स्वतंत्रता के बाद में जो दिन थे वो बहुत ही अच्छे श्रेष्ठतम दिन थे। और गांधी जी पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे क्योंकि पंजाब में भी स्थिति खराब थी, लेकिन वह वहां पर नहीं जा पाए क्योंकि जो राजधानी थी, राजधानी में जो शरणार्थी थे, शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वह रहे अविचलित काम करते रहे। अब देखो, गांधी जी पर एक बार पहले हमला हुआ 20 जनवरी को, और गांधी जी ने बिल्कुल किसी चीज की चिंता न करते हुए वह अपने कार्य लगातार करते रहे। और जिस तरह से
उन्होंने शरणार्थियों के संरक्षण की बात करना, जो जो लोग घायल थे उनको सांत्वना देना, और हर संभव किसी भी तरह से हो यह स्थिति नियंत्रण में आए उसके लिए हर संभव प्रयास करते रहे, कार्य करते रहे, लोगों को समझाते रहे, उनके बीच में जो मनमुटाव था उसको कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। और यहाँ पर इस समय यह हुआ कि जो जैसे पहले जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो पहले जो कहानियां थी, उन चीजों को यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर लोगों को बताया गया कि कितने पुराने समय से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता, जो गंगा जमुनी जो तहजीब है, वो एक साथ रहती आई है। उस उन चीजों के उदाहरण दे करके यहाँ पर जो दंगे हुए थे, जो दंगे फसाद हुए थे, उन सभी को शांत करने का कार्य यहाँ पर किया गया। और 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित फिर भी काम करते रहे। अब बहुत से लोगों को गांधी जी का जो सहृदय आचरण पसंद नहीं था, गांधी जी का सहृदय आचरण पसंद नहीं था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना में एक युवक ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला व्यक्ति वह नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर एकदम शोक की लहर फैल गई, और पूरी तरह से एकदम ये हो गया कि भाई ये क्या हो गया गांधी जी की मृत्यु पर। तो इस प्रकार से सभी लोगों को बड़ा ही दुख पहुंचा। और गांधी जी की मृत्यु पर जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों ने गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ साथ सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों से भी गांधी जी के लिए शोक संदेश आए। जैसे कि देखते हैं कि जॉर्ज ऑवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विद्वानों, विख्यात जो गैर भारतीय थे, उन्होंने भी गांधी जी की मृत्यु पर सहृदयस्पर्शी शब्दों से शोक संदेश भेजा। और यहाँ तक कि जो गांधी जी के बारे में आलोचना करने वाली जो पत्रिका थी, टाइम्स पत्रिका ने भी गांधी जी का बलिदान जो है वो उसकी तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। यानी कि टाइम्स पत्रिका ने भी गांधी जी के बलिदान की तुलना इब्राहिम लिंकन के बलिदान के बराबर की। और इस प्रकार से विदेशों से भी मतलब ये है गांधी जी को सहृदय स्पर्शी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत हुई। अब हमारा अगला टॉपिक आता है महात्मा गांधी जी को समझना। महात्मा गांधी जी को समझना। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्रोत होते हैं गांधी जी को समझने के लिए, और हम यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक सफर और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। यानी गांधी जी का जो राजनीतिक इतिहास था, राष्ट्रीय जो आंदोलन था, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। तो कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे हम गांधी जी को समझ सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक स्तर और निजी लेखन। सार्वजनिक स्तर और निजी लेख। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगी प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर गांधी जी को समझना है तो उनके गांधी जी के लेखन और जो उनके द्वारा उनके जो सहयोगी हैं, सहयोगी के द्वारा जो लेखन किया गया है, और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा जो उनके समकालीन लेखन जो किया गया है, जो भाषण दिए गए हैं, वो सभी गांधी जी को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्योंकि जो भी गांधी जी के समकालीन थे, वहां पर गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता था, और कहीं ना कहीं उसमें हर जगह गांधी जी की भूमिका जरूर हमें दिखाई देती थी। लेखकों के बारे में यह देखना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है। जब कोई लेखक किसी मुद्दे पर लिखता है, किसी टॉपिक पर लिखता है, कोई प्रकरण लिखता है, तो वहां पर हमें ये देखना चाहिए कि लेखक के द्वारा जो लिखा गया है वह किस उद्देश्य से लिखा गया है, और वह लिखने वाला कौन है, उसकी विचारधारा क्या है, ये चीजें हमें देखनी होगी। भाषण में बात करते हैं भाषण की, तो भाषण में हमेशा क्या होता है, व्यक्ति के अपने कभी भी निजी विचार प्रदर्शित नहीं होते। भाषणों में हमेशा सार्वजनिक विचारों का ही विचार सुनने को मिलते हैं, जो सार्वजनिक विचार होते हैं। यानी कि सार्वजनिक विचार ऐसे होते हैं जो सबके सामने कहे जा सकते हैं। तो भाषण में कोई भी निजी विचार सामने नहीं आते। हम देखते हैं कि जो गांधी जी के बारे में अनेक जो पत्र पत्रिकाएं होती थी, जो पत्र गांधी जी के पास भेजे जाते थे, तो उसमें व्यक्तिगत विचार भी यहाँ पर लोगों के दिखाई देते हैं। और
यानी कि क्या कहेंगे कि भाषण में तो सार्वजनिक विचार पता चलते हैं, और जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसमें व्यक्तिगत विचारों के बारे में पता चलता है, पत्र के बारे में। लेकिन यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो पत्र गांधी जी के लिए लिखे जाते थे, लोग भारत में से अलग अलग जगहों से गांधी जी के पास में विभिन्न प्रकार के पत्र भेजते थे, तो उन पत्र में जो वह पत्र होते थे उसमें अनेक प्रकार की जो आलोचनाएं होती थी, अनेक प्रकार की लोगों के दुख होते थे, लोगों के विचार होते थे, लोगों की सलाह होती थी, मतलब हर प्रकार की वहां पर उन पत्रों में जानकारी मिलती है, जो पत्र होते थे। और यह कहा जाता है कि उन पत्रों में जो चीजें लिखी जाती थी, लिखने वाले को भी यह जरूर होता था कि वह कभी सार्वजनिक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वहां पर भी हमें पूरी तरह से उसमें उनके व्यक्तिगत विचार खुल करके सामने नहीं आते। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास जो पत्र आते थे, महात्मा गांधी जी के जो पास पत्र आए, उनको उन्होंने हरिजन नामक अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करने किया जो उन्हें लोगों से मिलते थे। यानी गांधी जी के पास में व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लोगों के द्वारा भेजे गए, उनको कहाँ पर प्रकाशित किया? हरिजन नामक अखबार में उनको प्रकाशित किया। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का संकलन तैयार किया, और उसे जो नेहरू जी को भी पत्र लिखे थे उन पत्रों को ए बंच ऑफ लेटर्स के नाम से एक पुलिंदा तैयार किया, उनको प्रकाशित किया। यानी कि पुराने पत्रों का पुलिंदा, उसको क्या कहा गया? पुराने पत्रों का पुलिंदा, ए बंच ऑफ लेटर्स नामक नाम से उनको प्रकाशित किया, जो पत्र लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के पास लिखे गए थे। और उसमें सारी विचारधाराएं, सारे जो उनके विचार थे लोगों के, उनको उन्होंने प्रकाशित किया। अब आता है अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक आता है हमारा छवि गणना, यानी गांधी जी को समझने संबंधित छवि गणना। तो ये कहा कि जैसे गांधी जी की जो आत्मकथा है उससे उसमें अनेक ब्यौरे मिलते हैं, और आत्मकथा भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती है। यानी कि आत्मकथा में जो भी जानकारी मिलती है वो अतीत की मिलती है, जो पहले घट चुकी है, जो जो चीज हो चुकी पहले, और मानवीय विवरणों के हिसाब से काफी समृद्ध होता है। वो आत्मकथाएं जो होती हैं मानवीय विवरण, यानी कि उसमें काफी जानकारी मिलती है। लेकिन जो ये जानकारी होती है, जो आत्मकथाएं होती हैं, आत्मकथाओं में जो जानकारी होती है वह स्मृति पर आधारित होती है, और इसमें यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति जो जिसके द्वारा आत्मकथा लिखी जा रही है, वह व्यक्ति कितना उसको याद है, कैसे किस परिस्थिति में उसने वह आत्मकथा लिखी है, और कितना वह समझ पाया है, यह उस पर निर्भर करता है। दूसरा ये होता है, जब आत्मकथाओं का वर्ण अध्ययन किया जाता है तो आत्मकथाओं को पढ़ने वाले पर भी डिपेंड होता है, उस पर निर्भर करता है कि वह लिखी हुई बातों को किस प्रकार से समझ रहा है, उसका मतलब वह क्या निकाल रहा है। तो जो आत्मकथा से संबंधित हम कहेंगे कि महात्मा गांधी जी की जो छवि है वह डिपेंड करती है लिखने वाले पर, और उसमें जो पढ़ने वाले पर, उसमें और जो लिखा गया वह किस परिस्थिति में लिखा गया, कैसे लिखा गया, उस पर निर्भर करता है। फिर हम बात करते हैं पुलिस की नजर से, देखते हैं गांधी जी को समझते हैं। तो जो औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल में हमेशा ऐसी सभी घटनाओं पर नजर रखी जाती थी जो उनके विरुद्ध हो, उन घटनाओं पर पूरी नजर रखी जाती थी औपनिवेशिक शासन के द्वारा, औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा। तो इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड भी हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं, चाहे वह असहयोग आंदोलन किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, या भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, सभी आंदोलनों में गांधी जी पर पूरी तरह से नजर रखी गई, और उसमें जो सरकारी रिपोर्टें तैयार हुई, उन सरकारी रिपोर्ट से हमें गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि जो गांधी जी के बारे में या गांधी जी के विषय में जो रिपोर्ट तैयार की जाती थी, और या किसी भी उस समय जो औपनिवेशिक शासन था, वह किसी भी आंदोलनकारी के बारे में रिपोर्ट तैयार करता था, तो वह कहीं पर भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाता था, और रिपोर्ट में हमेशा जो आंदोलन करने वाला जो पक्ष होता था उसको वह बहुत ही हल्के में, बहुत ही, हम ये कहेंगे कि उसको ज्यादा महत्व वह नहीं देता था, और कई बार उसमें वो उनकी मजाक बनाते हुए भी दिखाई दिया है इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि
जो रिपोर्टें तैयार होती थी, उन रिपोर्टों में हम देखते हैं कि राजद्रोह और विद्रोह की संभावनाओं को मानते हुए खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। यानी कि जैसे अभी हमने कहा कि आंदोलनकारियों की जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती थी उन पर ज्यादा वहां पर महत्व नहीं दिया जाता था। और यदि हम देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय भी ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है गांधी जी के बारे में। जो गृह विभाग होता है, जो यानी कि पुलिस विभाग होता है, वह यह मानने को तैयार नहीं था कि गांधी जी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा है। यानी कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार के सामने कि गांधी जी के इस आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनके साथ में कोई जन समर्थन भी नहीं है, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। लेकिन वास्तविक धरातल पर स्थिति कुछ हो रही वहां पर दिखाई दी। वो सभी को पता है कि जैसे कि हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना प्रसिद्ध आंदोलन हुआ है। उस आंदोलन में लाखों करोड़ों लोग शामिल हुए हैं, दांडी यात्रा में लाखों करोड़ों शामिल हुए हैं, और सभी मतलब पूरे भारत में सभी जगह पर यह आंदोलन प्रभावशाली तरीके से चलाया गया था। तो हम देखते हैं कि जो प्रशासनिक रिपोर्ट होती थी उसमें भी वास्तविक स्थिति से हट करके रिपोर्टें तैयार की जाती थी, और उनका उद्देश्य ये होता था कि सरकार को वह मतलब यह पूरी स्थिति ऐसा ना हो कि जैसे कि हम कहेंगे कि वो अपने आप को कमजोर कभी भी नहीं दिखाना चाहते थे। अपने आप को, जो प्रशासन होता था वो अपने आप को कमजोर कभी भी दिखाना नहीं चाहता था, और जो सामने वाला पक्ष होता था हमेशा उसी को कमजोर वह दिखाते थे। और आगे देखते हैं, फिर गांधी जी को समझते हैं अखबारों के माध्यम से। अखबारों में गांधी जी की छवि किस प्रकार की दिखाई है? तो अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो महात्मा गांधी जी की गतिविधियों पर नजर रखते थे। देखो, सभी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जितने भी बड़े आंदोलन हुए, छोटे आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों पर विदेशी, खास तौर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो विदेशी पत्रकार था, विदेशी प्रेस थी, उनके द्वारा भी इस आंदोलन को कवरेज किया गया है और गांधी जी के बारे में लिखा गया है, जैसे कि टाइम्स पत्रिका ने लिखा, और अन्य और दूसरे कुछ पत्रकार भी थे जो कि लगातार गांधी जी को कवरेज कर रहे थे, गांधी जी के साक्षात्कार ले रहे थे, उनके इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने भी गांधी जी के विषय में कई बातें लिखी हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अखबारों से गांधी जी को समझना, तो गांधी जी को के बारे में भारतीय अखबारों के में और लंदन के अखबारों में, दोनों जगह पर, और विदेशी अखबारों में उनकी खबर छापी जाती थी। ये अखबार इस बात पर संकेत करते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है जी, आम भारतीय गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो इस ओर संकेत करते हैं। अखबारों में चीज लिखा जाता था कि भारतीय गांधी जी को किस प्रकार, किस नजर से देखते हैं, वह गांधी जी को कितना महत्व देते हैं, और गांधी जी को मतलब कितना आदर करते हैं, और भारतीयों के जीवन में गांधी जी का कितना महत्व है, ये सब अखबारों में लिखा जाता था। अखबार, एक बात और है कि जो अखबार के जो मालिक होते थे, यानी कि अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे, जो अखबारों के मालिक होते थे, जो अखबार को प्रकाशित करते थे, वह भी राजनीतिक सोच के होते थे। उनकी भी कुछ ना कुछ राजनीतिक विचारधारा होती थी, राजनीतिक सोच होती थी, और वह भी एक विश्व दृष्टिकोण से देखते थे, अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे। तो यह बात उस पर निर्भर करती थी जो अखबार को प्रकाशित करने वाला है, कि वह कौन सी बात को आगे बताना चाहता है, किस बात को आगे वह बताना नहीं चाहता, कौन सी बात प्रकाशित करना चाहता है, कौन सी बात प्रकाशित नहीं करना चाहता। यह अखबार प्रकाशित करने वालों पर निर्भर करता था, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं राजनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण से प्रभावित होते थे। तो हम देखते हैं कि जो लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार हैं, जितने भी लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार हैं, और उनके विवरण में भारतीय राष्ट्रवादी अखबारों में छपने वाली रिपोर्ट बिल्कुल भिन्न होती थी। यानी कि अखबार जो होते थे, लंदन में छपने वाले अखबारों में अलग तरह की खबरें मिलती थी, वो गांधी जी के बारे में कुछ अलग तरह की रिपोर्ट प्रकाशित करते थे। लेकिन वहीं जो भारतीय राष्ट्रीय अखबार थे, वह गांधी जी को बहुत ही महत्व देते थे, और एक राष्ट्र निर्माता या राष्ट्रपिता के रूप में और
बहुत अधिक महत्व गांधी जी को इन भारतीय राष्ट्रीय अखबारों के द्वारा दिया जाता था। तो हम देखते हैं कि लंदन से प्रकाशित होने वाले जो अखबार हैं और भारत में प्रकाशित होने वाले जो अखबार हैं उनमें काफी अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं हम। तो प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से हमारी यह पूरा चैप्टर हो चुका है। और अब हम देखते हैं थोड़ा कालक्रम। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको आपने याद करना है कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। 1918 में खेड़ा जो गुजरात में स्थित है, गुजरात आंदोलन हुआ। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ। और 1919 में रोलट सत्याग्रह हुआ। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में हुआ। और 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ। बारदोली में किसान आंदोलन हुआ। और 1929 में लाहौर अधिवेशन दिसंबर में, जिसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा हुई, नमक आंदोलन जिसको कहा गया वह हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने प्रतिभाग किया था। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व सरकार का गठन किया गया। 1935 में जो 1937 में फिर चुनाव होते हैं और 1939 में फिर वह इस्तीफा दे देते हैं मंत्रिमंडलों से, वो कार्यक्रम हुआ। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि यह आंदोलन अगस्त में प्रारंभ हुआ था। और 1940 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए नोआखाली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों में दौरा किया और सभी लोगों को सांत्वना दी, सभी लोगों को शांत करने का कार्य किया उन्होंने। और यहाँ पर ऐसा कार्य किया ताकि ये दंगे न हो, कोई भी इस प्रकार का हिंसा न हो और सभी लोग एक मिलजुल कर रहें। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा अंतिम स्तर तक, अंतिम समय तक गांधी जी के द्वारा इस प्रकार के प्रयास होते रहे कि यहाँ पर कोई दंगा ना हो, सभी लोग एक साथ रहें। और बिल्कुल हिंसा के आधार पर ही गांधी जी ने देश को पूरी मतलब आजादी दिलाई। तो प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर हो चुका है। ये सारे कार्यक्रम हम आपको पिछली वीडियो, जितनी भी हमारी 7 वीडियो बनी है इसमें, अब मैं जितने भी हमारा जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की उसमें सभी डाल दिए हैं। ये सातों के सातों वीडियो आपको वहां पर मिलेंगी, आप इसको देख लेना। और प्रिय छात्र छात्रों, जब भी आप वीडियो देखें तो अपने साथ में अपनी बुक और नोटबुक जरूर रखें और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी आप नोट करते हुए चलें। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी आप देखते चलें। आगे हम चलते हैं। अब हमारे इन प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी नोटबुक में तैयार करना है। क्वेश्चन है जैसे कि महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों के जैसा दिखाने के लिए क्या किया। किसान महात्मा गांधी की किस तरह देखते थे। तीसरा क्वेश्चन है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। और पांचवा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। छठा क्वेश्चन हमारा असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। और सातवां है गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ताओं से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। आठवां है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। और नौवां है निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है और ये स्रोत सरकारी ब्यौरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सब तैयार कर लेना, आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना। अब हम आपको अगला नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। और साथ ही साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने अन्य जो आपके साथी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।